ओके सो गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था बताओ। सर CDF एंड की ओके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन सीरीएफ किया होगा। यस तो मैंने कहा था class अब वो स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके ओके तो दिस इज B2। ये लेक्चर नंबर 8 होगा ना, 8 एंड क्या सोचते हैं 8 एंड आज डे है, क्या दिन है आज? थर्सडे और तारीख क्या है? थर्सडे 7th यस सर 7 जुलाई सुप्रीमम। चालू कर दिए, ठंडा हो रहा है? वो सही है, वो खराब हो गया इसलिए। वो आज बनाने आया था, बोला था आज से चालू हो जाएगा। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। हो रहा है ठंडा, चालू शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, अगर सिलेबस दिखाता हूँ तुम्हें, तो हम लोगों ने क्या देखा था? तो ये टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने इसमें ये वाला भी किया है, ठीक है, यहाँ तक ये लाइन है ना। अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ से आज डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये पार्ट करते हैं। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स भी है, तो लिखा नहीं है बट वो दोनों आ जाता है मिक्स में। चलो तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। खराब हो रहा है। ठीक है, तो तीन टाइप मेनली डिस्कस करेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। ओके, तो पहले तो मुझे एक बार जस्ट रिकॉल करते हैं हम लोग। रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या था, तो बताओ रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या था? सर किसी भी इवेंट को नंबर की फॉर्म में लिखना। इवेंट को या आउटकम को? आउटकम को। आउटकम को रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है ओमेगा टू आर में ना, कि ये सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को रियल नंबर में मैप करेगा। तो अब क्या है ना, मैंने कहा था ये रैंडम वेरिएबल फंक्शन है, तो उस फंक्शन का डोमेन है तुम्हारे पास ये, और ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन तो पता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब रेंज पे डिपेंड करेगा कि वो डिस्क्रीट होना है या कॉन्टिन्यूअस होना है या मिक्स होना है। तो रेंज को हम सपोर्ट बोलेंगे, तो एक वर्ड यूज करूंगा, सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो सपोर्ट ऑफ रैंडम मतलब ये होगा रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल फंक्शन है ना, तो इसका जो रेंज होगा वो सपोर्ट बोलेंगे हम, रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना। एंड ये कोडोमेन है रियल नंबर, रेंज डिपेंड करेगा जो डिफाइन करते हैं उस पर। सो जैसे तो पहला डेफिनेशन लिखता हूँ मैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होगा। उसका डेफिनेशन क्या है कि रैंडम वेरिएबल whose domain is countable set। countable set क्या होता है? what is meaning of countable set? सर जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो। फाइनाइट एलिमेंट। काउंटेबल में सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट होते हैं। जिसकी बाइजेक्शन हो सके नेचुरल नंबर के साथ, अगर वो इनफाइनाइट है, अदरवाइज फाइनाइट। मैं बताया होगा कि सेट में क्या होता है मोस्टली, अगर सेट को हम कैटेगराइज करें, बाइजेक्शन हो सके मतलब वो उसको हम
मैं तो बताया सेट की दो तरह की हो सकती है। सेट क्या क्या हो सकता है, या तो एम्प्टी हो सकता है या क्या होगा नॉन एम्प्टी। अगर सेट नॉन एम्प्टी है तो दो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में भी दो कैटेगरी है, क्या क्या है दो कैटेगरी, काउंटेबली इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। हाँ काउंटेबली इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। है ना, दो तरह के इनफाइनिटी होती है। तो अब काउंटेबल सेट क्या है, तो मैंने काउंटेबल सेट बताया होगा, या तो फाइनाइट सेट हो या काउंटेबल इनफाइनाइट सेट हो, दोनों को मिला के हम वर्ड यूज करते हैं काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल का मतलब वो या तो फाइनाइट सेट होगा या काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, तो उन दोनों को मिला के हम बोलते हैं काउंटेबल सेट। ठीक है, सो ऐसे रैंडम वेरिएबल जिसका, सॉरी यहाँ डोमेन लिख दिया ना, मुझे रेंज लिखना था। सो रेंज होगा जिसका रेंज होगा काउंटेबल सेट। ओके, हमने कहा क्या है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। तो रियल नंबर कोडोमेन है, तो कोडोमेन का सबसेट रेंज होता है ना। सो जो भी x का रेंज होगा, अगर वो काउंटेबल सेट है तो हम बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फाइन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया कि अ कॉइन इज टॉस थ्राइस, तो क्या होगा, x डिफाइन किया मैंने, नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है और ये तुम्हारे पास x है। पहले तो बताओ सैंपल स्पेस क्या है इसका, इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, ना टेंशन नहीं लेते। अरे समझ आ रहा है क्वेश्चन तुम लोगों को? यस सर। सैंपल स्पेस क्या होगा इसका भाई, ये पॉइंट को 3 बार टॉस किया, सर हेड हेड हेड। H अ कॉइन इज टॉस थ्राइस। हाँ बोलो, H H H ट्रिपल एच, हाँ H H T एच एच टी, H T H एच टी एच, T H H टी एच एच, H T T सो एच टी टी, T H T टी एच टी, T T H टी टी एच और and T T T। टी टी टी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जो सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को किसी नंबर के साथ एसोसिएट करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि तुम बताओ रेंज क्या होगा, सैंपल यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का रेंज क्या है, वो रेंज सेट क्या है। 0 2 3। हाँ, क्योंकि इस 0 आउटकम के करस्पॉन्डिंग 3 मिलेगा, इस आउटकम के करस्पॉन्डिंग 2, इस आउटकम के करस्पॉन्डिंग 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 1 2 3, यही ना। यस सर। तो इस सेट के बारे में क्या कह सकते हो, डिस्क्रीट। सेट क्या है, हाँ डिस्क्रीट का मतलब वही हुआ काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या है, ये क्या है, फाइनाइट सेट है ना। सो एक्चुअली दिस इज फाइनाइट सेट, ये तुम बोलो काउंटेबल चलेगा, काउंटेबल में क्या है, फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट, तो उसको हम बोलते हैं काउंटेबल सेट। तो तुम्हारे पास क्या है कि दिस इज फाइनाइट सेट या डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट का मतलब यही है कि जिसका जो काउंटेबल सेट है उसको डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया, या दैट इज तुम ये भी लिख सकते हो, तो दैट इज ये भी लिख सकते हो तुम कि रेंज जो है यहाँ काउंटेबल भी है, और लिख लो, है ना। और तुम बोल सकते हो कि रेंज ऑफ x इज काउंटेबल। ठीक है, सो रेंज ऑफ x इज काउंटेबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, x क्या होगा डेफिनेशन के हिसाब से, x is discrete random variable। हाँ x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो डिस्क्रीट का सिंपल मतलब हुआ
कि जिसका रेंज डिस्क्रीट सेट हो। डिस्क्रीट सेट का मतलब है काउंटेबल सेट हो, है ना। जैसे मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन करता हूं, यह क्वेश्चन लिखता हूं कि वी ऑब्जर्व एक्सीडेंट ऑन अ पर्टिकुलर रोड, है ना, पर्टिकुलर रोड। और एक्स में डिफाइन कर देता हूं कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ ईयर, ठीक है। तो बताओ एक्स का रेंज क्या होगा? 0, 1, 2 up to infinite. हाँ, 0 to infinite. है ना। हो सकता है कि एक भी एक्सीडेंट ना हो, एक हो सकता है, दो हो सकता है ना, इस तरीके से ये सेट है। तो बताओ ये सेट क्या है? फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, किस कैटेगरी में आएगा? अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। Countably infinite. अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। तो उसको काउंटेबल सेट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि दिस इज अ काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट में फाइनाइट भी आ जाता है और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट भी आ जाता है। सॉरी, अनकाउंटेबली बोल दिया, तुम लोग यही बोला क्या? काउंटेबली इनफाइनाइट, नॉट अनकाउंटेबली। अनकाउंटेबल में वो इंटरवल्स आते हैं, रियल नंबर आते हैं। ये क्या है? फिर से बोलो, ये सेट क्या है? Sir, countably हाँ, काउंटेबली इनफाइनाइट। जो नेचुरल नंबर का सेट है ना, वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, या उस टाइप का सेट जो भी होगा वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। रियल नंबर का सेट जो है उसको बोलते हैं अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, काउंटेबल सेट। और इसका मतलब ये हुआ कि x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ पे अब डिस्क्रीट है, इसके तुम क्या होगा, हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हो। मान लो यही क्वेश्चन था हमने, अब इसको उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ। देखो जैसे उस एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो उसमें क्या था कि मैंने एक्सपेरिमेंट लिया था कि अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक्स मैंने लिया, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास? सो नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो एक्स की वैल्यू तुमने देखी थी, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू थी, क्या क्या आई थी? 0, 1, 2, 1 to 3. हाँ, 0, 1, 2, 3 आई थी आपके पास। अब आपसे पूछूंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स 0 होगा। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे क्या क्या आउटकम है जहां एक्स 0 हो रहा है, इसका ये मतलब होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1/8. है ना। तो आपको देखना है ऐसे कौन कौन से आउटकम है जहां पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है। तो वो आउटकम सैंपल 3 बार टॉस किया आपने, तो वो आउटकम रहे होंगे PTT, जो कि 8 है आउट ऑफ 8, है ना। तुम्हें सबको पता है ओमेगा, तो लिख नहीं रहा हूं मैं, ओमेगा पता है तुम लोगों को। H से स्टार्ट होगा और T तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि लाइक, सो दिस इज 1/8। ऐसे ही फाइंड करो क्या प्रोबेबिलिटी है x बराबर 1। तो मतलब यही हो गया कि ऐसे आउटकम क्या है सैंपल स्पेस में। इसका मतलब ये होता है कि व्हाट आर दोज आउटकम इन सैंपल स्पेस वेयर x इज 1। 3/8. 3/8. हाँ, आपका आंसर आएगा 3/8। ओके, सो आपका आंसर होगा 3/8, ठीक है। ये आ गया आपका 3/8। और नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 2? HST. 3/8. अगेन 3/8। 3/8. Yes. ओके ओके, काउंट कर लेना सैंपल्स में 3/8। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 3? 1/8. 1/8. 1/8, ठीक है। तो अभी हम इसको एक नया नाम देंगे, जो मैं लिख रहा था अभी, इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमने ये देखा कि आंसर आया 1/8 जब स्मॉल x हमारा 0 था, 3/8 जब स्मॉल x 1 है, 3/8 जब स्मॉल x 2 है। स्मॉल x एक फिक्स नंबर है, स्मॉल x एक फिक्स नंबर है। तो 1/8 जब x आपका 3 है, तो इसको हम बोलते हैं PMF। तो अभी मैं डिफाइन करता हूँ कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के पास PMF होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, इस तरह से। या दूसरा तरीका था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि x और px, x की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3,
तो 0 पे मास है 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया सर मतलब हर वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी मिलेगी। जी, जो रेंज है हाँ उस पे सपोर्ट इसी को बोलते हैं कि जिस जिस वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी मिल रही है वही सपोर्ट कंसीडर करता है, सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसमें आप आगे भी एक लाइन लिख सकते हैं, 0 अदरवाइज, और कोई x की वैल्यू लेंगे इसके अलावा तो 0 होगा। तो ये अदरवाइज वाला केस है, तो 0 होता है। जिस पे मास नॉन जीरो है तो x की वो सारी वैल्यूज को हम सपोर्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, या इसी को रेंज हमने बोला था, है ना, रेंज ऑफ x, ठीक है। तो अब क्या है कि और टोटल सम 1 होगा, आगे मैं डिफाइन करता हूं उसको, तुम इसको ऐड करोगे तो 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी ऐड कर लोगे इसमें, जितने भी रेंज में वैल्यू है उस पे अगर सम कर लो तो आंसर 1 आएगा। सो आगे करते हैं। तो अब मैं डिफाइन करता हूं पीएमएफ। हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिफाइन किया है अभी तक, इस चैप्टर में हमने मतलब इन दिस चैप्टर या अभी हमने जो स्टार्ट किया हुआ है, हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था, फिर हमने कल लास्ट क्लास में सीडीएफ डिफाइन किया या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। और जो पिछला, हेलो जी सर, जो अभी आपने डिफाइन किया इसमें आपने रेंज 0 1 2 3 डिफाइन किया, या रेंज तो कुछ भी हो सकती है लेकिन सपोर्ट इसका 0 1 2 3? रेंज कुछ भी क्यों होगी? नहीं तो हमने 0 अदरवाइज लिख दिया, मान लिया हम x की वैल्यू तो ले ही सकते हैं कुछ भी। क्यों एक्स की वैल्यू कैसे लोगे? यहाँ हमने केस क्या डिफाइन किया है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ ईयर। अच्छा सॉरी, इसमें नहीं, इस वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ हाँ जी, नंबर ऑफ नंबर हेड्स ऑफ हेड। ऑब्टेन, हम्म, हाँ तो तो हेड या 4 क्यों आएगा? नहीं 4 आएगा तो वहां पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, तो हम 4 जैसे अदरवाइज हमने पॉइंट लिया है तो क्या हम रेंज में उसको कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? हम नहीं कर रहे, हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, हम रेंज को ही सपोर्ट बोल रहे हैं। मतलब हो सकता है डिफाइन करना चाहो तो कर दो, बट ये था रेंज। देखो हमने क्या डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल, सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को नंबर पे कन्वर्ट करा। ऐसा कौन सा एलिमेंट सैंपल स्पेस का है जो 4 पे एसोसिएट करेगा आउटकम को, मतलब हाँ ऐसा जी कौन सा सर। आउटकम है? हम्म, तो रेंज कोई क्या भी हमने नहीं। डिफाइन किया कि रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस के एलिमेंट को किसी नंबर पे एसोसिएट करेगा। तो सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट है, कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं सैंपल स्पेस में जो रैंडम वेरिएबल को 4 पे एसोसिएट करेगा। तो इस तरीके से हमने ये कहा, मैंने रेंज को डिफाइन अच्छा, किया है वो। ठीक है। तो अब डिफाइन करते हैं, हम क्या कर रहे थे अभी, ये डिफाइन किया मैंने, फिर अभी डिफाइन करूंगा पीएमएफ, फिर उसके बाद आएगा कॉन्टिन्यूअस, फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया अभी हमने डिफाइन किया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया हमने, एंड फिर अभी डिफाइन करेंगे पीएमएफ, फिर आएगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, फिर आएगा पीडीएफ, ठीक है। ये फिर उसके बाद पहले तो मैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा, बाकी टॉपिक आगे करेंगे ताकि जब दूसरे टॉपिक में यूज हो तुम्हें आसान हो। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, अभी ये ऑर्डर फॉलो करूंगा मैं। ओके, तो अभी डिस्क्रीट किया हमने। अभी डिस्क्रीट क्या होता है, रैंडम वेरिएबल का रेंज अगर काउंटेबल है तो डिस्क्रीट है, या सपोर्ट काउंटेबल है तो डिस्क्रीट है। फिर पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिफाइन, पहले पीएमएफ डिफाइन करते हैं। सो हम डिफाइन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, शॉर्ट में लिखेंगे पीएमएफ। ओके, सो शॉर्ट में लिखेंगे पीएमएफ। तो क्या होगा, ऐसा होगा कि ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। सो लाइक अ फंक्शन, या तुम कोई वो डिफाइन कर लो, पी आई मैं लिख रहा हूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, इस तरह से, या x इज इक्वल टू एक्स आई बोल दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड PMF if
इसको पीएमएफ कब बोलेंगे तुम लोगों को पता होगा डेफिनेशन। आई मान लो यहाँ पे probability आई की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 से इंफिनिटी तक कुछ भी जा रही है, ठीक है, इस तरीके से है। सो इफ क्या बोल रहे हैं, दो कंडीशन है ना इसमें। तो प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट पे 0 से बड़ी और 1 से छोटी होना चाहिए और सबमिशन सबका 1 होना चाहिए। हाँ 0 से बड़ी होगी और समेशन पी आई का आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी कुछ भी हो जाए सम 1 होना चाहिए, ये मतलब है ना। इसी को टेबल में भी लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से, जैसे मैं कह रहा था तुम्हें कि x और px, सो इसकी वैल्यू x1 हो सकती है, x2 हो सकती है, x3 हो सकती है, डॉट डॉट डॉट, फिर इस पे p1 है, इस पे p2 है, इस पे p3 है, डॉट डॉट डॉट, ये चीज ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सम 1 है। ऐसे जिन लोगों ने 11 12 की प्रोबेबिलिटी रिवाइज की होगी तो वहां भी ये था, पीएमएफ क्लास 12 में भी है, जो वहाँ रैंडम वेरिएबल है वहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करता है, तो इसी की बात करता है वो पीएमएफ की। तो ओके, तो आगे आते हैं, और सारी पीआई पॉजिटिव होनी चाहिए, सम 1 होने चाहिए, ये था। ओके, या तुम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका है कि ऐसे से मैं भी कह रहा था, यू कैन राइट इट लाइक P1 if capital X is X1, P2 if capital X is X2, डॉट डॉट डॉट, ऐसे जो भी पॉसिबल है उसके हिसाब से तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, जैसे भी लिखना है। ओके, सो ये पीएमएफ है। ओके, तो मेनली ये दो चीजें याद रखना है कि हर पॉइंट पे मास मोर देन इक्वल होगा और समेशन 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहले, डेफिनेशन इनको नोट करना, नोट करो। अगर तुम्हें लगता है मैं फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे बताओ, मैं रुक जाऊंगा, है ना। तुम्हें अगर नोट जो लोग कर रहे हैं नोट करना है कर सकते हो, पीडीएफ ऐसे मैं भेजूंगा क्लास के बाद, लेकिन तुम्हें अगर नोट करना स्टिल, तुम्हारा पेन चलेगा तुम्हारा दिमाग चलेगा, ये चीज है। तो क्लास के बाद भी नोट कर सकते हो, लेकिन नोट जरूर करना है। मैं नोट्स भेजता हूँ तो उस नोट से देख देख के तुम नोट करो, समझ समझ के, देख के और समझ के। उससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठेगी, वरना भूल जाओगे जल्दी। तो लिखने से ना चीजें ज्यादा दिन तक याद रहती है। इसलिए लोग कहते हैं ना अपने गोल्स लिखने चाहिए, है ना, यू शुड मेंटेन योर डायरी सो दैट, है ना। ऐसा होता है कि प्री प्लान योर डे, ये सब चीज चलती है ना, जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में बताए जाते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, सक्सेस के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उसका भी होता है कि मेंटली तुम कितना मतलब रेडी हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो पीएमएफ हो गया, क्वेश्चन सिंपल सा लिखता हूं जो कि सब लोग कर लेंगे। सो क्वेश्चन ये है कि इफ P इज एक मिनट, probability at x is equal to I is equal to 1 upon 4 की पावर I, ना, I from या k upon 4 की पावर I, where I is 1 2 3 dot dot dot. This is PMF of x. So find value of k. So पहला है find value of, पहला पार्ट ये हो गया तुम्हारा। So then मैं पूछना चाह रहा हूँ वैल्यू ऑफ k इज, बताओ। सर k equals to 3। ओके, पहली वैल्यू 3, और किसी का कुछ और आ रहा है, चेक कर। 3 सर सबका 3 आ रहा है। ओके, एग्जाम में ऐसे ही होगा ना, एग्जाम में क्या करेंगे वो ऐसे ऑप्शन बना देंगे 3 2 1 4 ऐसे कुछ मान लो। यस सर 3। सो सबका 3 यार, मैं सॉल्व करूं या छोड़ दूं? किसी को लगता है मुझे सॉल्व करना चाहिए?
चलो किसी को एक बी पार्ट नोट करो। बी पार्ट है कि ये देखो, जब तुम नहीं बोल रहे हो मैं मान रहा हूँ तो सबका हो गया है। अगर तुम्हारा नहीं हुआ तुम बोलो, अगर शर्माओगे तो एग्जाम में तुम्हारा रिजल्ट खराब होगा, वो चीजें। तो अगर तुम्हें नहीं हुआ है तो ऑनेस्टली बता दो नहीं आ रहा है, हो गया है तो इट्स ओके। तो बी पार्ट है फाइंड, जैसे क्या होगा, इफ इसी क्वेश्चन है, कंटिन्यूएशन है, सेट बी इज 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से है। तो पूछ रहा है कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी इज, क्या होगा बताओ। सर आई की वैल्यू सेट बी से लेनी होगी। 1 2 5 सर 1/4 आ रहा है सर। 1/5। क्या क्या बोल रहे हो, एक का आंसर समझ आया, 3/5, क्या बोल रहे हो? 1/5। 1/5, अच्छा। और कोई? सर 1/4 सर। 1/4। अच्छा, क्वेश्चन ये कैसे इसको डिफाइन करेंगे, जिनको नहीं समझ आ रहा तो मैं रिमार्क लिख देता हूँ। रिमार्क ये है कि मान लो कोई सेट ए है सपोज, या जैसे बी ही मैंने लिखा, बी ही लिख देता हूँ। सो सेट बी है, इसके अंदर वैल्यू x1 या ऐसा बोल दो ओमेगा 1 या W1 W2 डॉट डॉट डॉट, मान लो कुछ भी है WK तक अज्यूम करो। सो बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब हुआ समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा i फ्रॉम 1 to k, हर पॉइंट पे मास निकाल के ऐड कर दो, इस तरह का सेट है। तो ये मतलब होता है सेट पे प्रोबेबिलिटी का। और कोई आंसर? सर 1/5 ही है। ओके, तो इस तरह ऑप्शन चेंज है ना, 1/2 1/3 1/4 1/5 लाइक ऐसा मिलेगा। तो चलो मैं तो पहले सॉल्व कर देता हूँ। जैसे पहला पार्ट था, ऐसे मुझे लगता नहीं सबने सॉल्व किया भी होगा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या सबने किया है सॉल्व? कुछ वजह से सो रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, कुछ टीवी देख रहा होगा, है ना, ऐसे होंगे कुछ, तो अलग हर तरह के बच्चे होंगे। सबने सॉल्व किया है, पूछूं? चलो इधर से स्टार्ट। हाँ जी वसीम, वसीम अकरम, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। आपने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, दोनों पार्ट को, ए और बी? सर सेकंड वाला अब तक नहीं हुआ, फर्स्ट वाला हो चुका है। ओके ओके, फर्स्ट का आंसर 3 आया। यस सर, यस सर। ओके ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ जी सोनल, तुम्हें आवाज पहुंच रही है मेरी? सोनल सुनाई दे रहा तुम्हें कि नहीं? चलो ये सो रही है। शिवानी, ये भी सो रही है। हाँ जी नंदनी, आपका आंसर आया क्या? ओके, हाँ चैट में भी लिख सकते हो अगर तुम्हें अनम्यूट करने में प्रॉब्लम है तो। ओके सो ठीक है, ओके ओके। नंदनी, मैं तुम्हें ऑडिबल हूँ? अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन राइट इन चैट आल्सो। ऑनलाइन क्लास की दिक्कत है, तो जो सिंसियर बच्चा है वही नहीं सीखता है, बाकी तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। हाँ जी मोहिनी, मैं ऑडिबल हूँ आपको?
क्या सीखेंगे बच्चे, समझ नहीं आता जब क्लास में ध्यान ही नहीं है। ठीक है चलो, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा ओके, ओके तो देखो फर्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट में पहले क्या था, सो फर्स्ट में ये है कि हमें पूछा था कि टीएमएफ है तो के क्या होगा। तो पहला कंडीशन तो ये है कि हमने देखा था पीआई जो है जो कि मैंने यहाँ दिया के अपॉन 4 की पावर आई दैट शुड बी मोर देन 0 फॉर ऑल आई। एक तो ये कंडीशन था। तो यहाँ से ये पता चलता है कि के मोर देन 0 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन थी कि समेशन पी आई फ्रॉम 1 टू ये 1 होना चाहिए। तो समेशन के अपॉन 4 की पावर आई फ्रॉम 1 से इंफिनिटी ये 1 होना चाहिए। सो के आउटसाइड है, इसको खोलोगे तो क्या होगा अगर तुम ओपन कर दो के बाहर रखे। सो 1/4 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब डॉट 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 दिस इज 1। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ठीक है। अब इसको सम कर दो, तो सम करोगे तो क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, मतलब इस तरह फर्स्ट टर्म ए है तो ए अपॉन 1 माइनस आर। जो इनफिनिट टर्म जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। सो दिस इज 1। तो यहाँ से आ गया के इंटू 1/4 होल अपॉन 3/4। तो 4 4 कैंसिल एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के अपॉन 3 इज 1। सो के की वैल्यू 3 आ गई। सो के इज 3। ओके, तो देख लो जिसको डाउट है बताओ। सो यहाँ से क्या हुआ, अब के आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन सेकंड पार्ट है कि दिस वाज पार्ट ए एंड पार्ट बी बोल रहा है तुम्हें कि बी सेट दिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है बी का। तो मुझे क्या करना है, probability at 2 plus probability at 4 plus probability at 6 like this dot dot dot. So 2 का probability है 1/2 के स्क्वायर, सॉरी 1/4 का स्क्वायर 1/4 की पावर 4 1/4 की पावर 6 डॉट डॉट डॉट। और a अपॉन 1 माइनस r होता है तो a मतलब फर्स्ट टर्म इज 1/4 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r मतलब कॉमन रेशियो इन जीपी। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर। सो 1/4 स्क्वायर मतलब 1/16। चेक कर लेना सर 3/4 So 1/6 स्क्वायर होगा ना। हाँ सर, क्योंकि हाँ सर 3/4 के आएगा ना बाहर। के की वैल्यू 3। अच्छा Yes, के sir. मैंने बाहर छोड़ दिया। अच्छा हाँ सॉरी सर, हाँ सर, के बाहर हाँ, आएगा। के सब में रहेगा। हाँ वो मैंने गलती Yes, किया sir. ना मैं। हाँ सो के सब में है, ठीक है। तो के आउटसाइड ले लिया राइट में, ठीक है। 15 के इज आउटसाइड, 15 के बाद में पुट कर देंगे 15/16 या यू राइट। हाँ हाँ सो के हम रख देते, के हमारा आया था 3। ओके ओके 3 yes sir. सो 3 बाहर है और ये 16 काट दो तो 1/15। 1/5. हाँ तो 1/5 आ गया, ठीक है। सो देख लो अभी भी किसी को डाउट है। फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन 2 पार्ट ये था, ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो अच्छा ए पार्ट बी पार्ट से अच्छा है पार्ट 1 2 कर दो ये फर्स्ट और ये सेकंड है ना, ऑप्शन में करना। सो ये फर्स्ट पार्ट था एंड दिस इज सेकंड पार्ट। ओके, तो इस तरह से आंसर आ, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस कर लोगे आप लोग।
ऐसे मगर ऐसे क्वेश्चंस मैं अगर देखना चाहूँ तो उसमें पेपर्स में पीएमएफ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या। सो जस्ट वेट, तो उसमें क्या है कि कंट्रोल पी, सॉरी कंट्रोल एफ ना, तो हमें क्या करना है इसमें, मुझे पीएमएफ ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो एक तो ये आ रहा है ना, ये बाई वेरिएट है, दो रैंडम वेरिएबल है, तो ये बाई वेरिएट जब करेंगे तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मैं देखता हूँ इस टॉपिक का डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या डेफिनेशन बेस को चेक कर। तो ये तो है कि मिनिमम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स करोगे तब आएगा, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे है ये, टू वेरिएबल बाई वेरिएट पे है, बाई वेरिएट बाइनोमियल, या इसको ट्राइनोमियल भी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, ये सब अभी नहीं पढ़ा हमने। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इसको अभी यूज नहीं है, ये भी बाई वेरिएट है, टेस्टिंग पे है। ओके, तो 0 दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ दिस, तो बोल रहा है कि मेथड ऑफ मोमेंट टेस्टिंग, ये सब पढ़ेंगे एस्टिमेशन में भी। ये है, ये भी बाई वेरिएट का है, दो वेरिएबल है ना। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, मार्जिनल पढ़ा नहीं है अभी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखें यार, कह रहे कौन सा कन्वर्ट करेगा प्रोबेबिलिटी में, तो ये तो उस पे आ गया लिमिट कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस आता है कॉन्सेप्ट। चलो तो ये एक क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। तो इससे पहले मैं, हाँ ठीक है, EX क्या होता है ये समझा देता हूँ, उससे आसान रहेगा ना। तो इस क्वेश्चन करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, ये 2019 में आया है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए PMF क्या है, तो मैंने बता दिया। फिर प्रोबेबिलिटी मॉड, ये वही सेट है कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और EX क्या होता है पहले समझा देता हूँ, फिर हम आएंगे वापस, ठीक है। तो एक मिनट जस्ट, अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पे आने से पहले जस्ट वेट, है ना। तो हम लोग अभी EX का कॉन्सेप्ट करने के बाद इस पे आते हैं, तो EX अभी डिस्कस करेंगे, पहले PMF हो गया, फिर बाकी और क्वेश्चन मैं अभी पेज से ढूंढ रहा हूँ, बाकी तुम बुक्स में ट्राई करोगे ना, जैसे भीगल प्रसन्ना साहू, गुप्ता कपूर, या इन सब में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें डायरेक्ट इजी सा, जैसे मैंने अभी कराया एक दो, और वैसे भी मिलेंगे ना। फिर हमारे पास साइन की लिमिटेशन होती है, हम एक डेफिनेशन पे 10-20 क्वेश्चन नहीं कर सकते, बस तुम्हें समझाना है तो एक डेफिनेशन लिखाया, तो एक दो एग्जांपल बता दिए, बाकी आपको ट्राई करना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही थी, तो बताओ। हेलो सर, ऐसा कर ले हाँ, मतलब बोलो, जैसे बोलो। अभी मतलब 1 या 2 महीने जैसे बुक्स पे अगर फोकस कर रहे हैं, तो हम 1 या 2 बुक्स हैं उसके मतलब 8-8 9 चैप्टर कर लें अच्छे से, और उसके बाद हम जैम के क्वेश्चन शुरू करें, लाइक कंसेप्ट बनने के बाद, या हम मतलब अभी करें। तुम्हारी मर्जी है, दोनों साइड भी ठीक है, एट द एंड एग्जाम तक सब कर दो, बात बराबर है। मतलब इसमें कोई हार्म तो नहीं है ना कि पहले हम मतलब ये 2 बुक्स कर ले, मतलब अच्छे से कर प्रीवियस लेते ईयर हैं 2 तुम या 3 नहीं भी महीने। करोगे तो भैया हम एंड में खुद ही एक एक क्वेश्चन कराएंगे, ये जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक एक क्वेश्चन मैं खुद क्लास में कराऊंगा, 2005 से स्टार्ट करके 22 तक का। उससे पहले करे रहोगे तब तुम्हें थोड़ा उसमें लगेगा कि देखा हुआ क्वेश्चन है, तुम नहीं भी करोगे सिर्फ तुम कॉन्सेप्ट करो, तुम अपनी स्ट्रेटजी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन क्लास में होगा, ठीक है ना, 1 महीने तक प्रीवियस ईयर ही सॉल्व होगा, पूरा 1 महीने, वो चीज है कोर्स खत्म होने के बाद। तो हर साल के एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होगा, उसका टेंशन नहीं है। तुम अभी बुक्स करो, टाइम मिलता है प्रीवियस ईयर भी करो, वो चीज है, ताकि लगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन उस लेवल पे है। प्रीवियस ईयर क्यों करना जरूरी है, तुम्हारी प्रिपरेशन एग्जाम लेवल तक जारी नहीं जा रही, तुम बता दे रहे तुम 0 लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में ना लेवल 10 का क्वेश्चन आया हुआ, ऐसा ना हो ना। तो वो चीज है, कोई दिक्कत नहीं हो, रिवाइज करना पड़ेगा फिर तुम्हें, उसके लिए दोबारा एक बार में समझ नहीं आता है बहुत सारी चीजें,
तो बार बार रिवाइज करो मतलब और बेटर समझ आएगा। फर्स्ट टाइम में कुछ तो समझ आता ही है, बट 100% किसी को फर्स्ट टाइम समझ नहीं आता। ओके Yes. तो अभी क्या करते हैं, हम अभी क्या किया, पीएमएफ हमने किया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, पीएमएफ क्या है। तो अब पीएमएफ के बाद क्या आता है, इसका सीडीएफ देख लेते हैं। सीडीएफ कैसे निकालेंगे डिस्क्रीट का, सीडीएफ का फुल फॉर्म बताओ मुझे कोई अभी। सीडीएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फिर मीन पे आएंगे। cumulative distribution function. Cumulative distribution function. हाँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। सो क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इसकी बात करते हैं। तो बाय डेफिनेशन इसका नोटेशन सेम है ना, स्मॉल कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, स्मॉल एक्स वैल्यू है, कोई रियल नंबर है फिक्स। तो इसका डेफिनेशन बताओ कोई, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीडीएफ, किसी भी रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ का क्या डेफिनेशन है। Probability of capital X is less than equal to small x. Probability of capital X less than equal to small x है ना, for all x belongs to real number। ओके अब क्या होगा कि ये डेफिनेशन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा था मैं उस पे आता हूँ। इसको डेफिनेशन पता है तुम्हें, बस एग्जांपल से ताकि तुम्हें समझ आए कैसे लिखना है। तो जैसे एक एग्जांपल हमने देखा था कि अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, ठीक है। सो अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, सो एक मिनट, हाँ अंकित भाई एक बात बता, उसमें ना ये ऐसे पूछ रहे हैं कि मतलब मंथली आपकी okay, so a coin is tossed thrice and x आपका है नंबर ऑफ, मैंने क्या लिखा था, हेड्स ऑब्टेन, है ना। तो पीएमएफ तो लिखा ही था मैंने, अभी पीएमएफ आपने फाइंड किए थे। चलो इसका सीडीएफ लिखो। सो देन सीडीएफ ऑफ एक्स इज, बताओ। तो सीडीएफ का मतलब क्या हुआ, ओके तुम पहले लिख के देखो, मतलब सीडीएफ ले लो, हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग तुम्हें लिखना है। पीएमएफ हमने पहले लिखा था ना, पीएमएफ हमें पता था कि वो टेबल बना के चाहो तो लिख लो। So probability of x less than equals to 0 is 1 by 8. Probability of x less than equals to 1. रुको रुको, हाँ x लेस देन किसके लिए, 0. The less than equal to 0 के क्या लिए लिखूं, 1 by 8. So less than नहीं तो 0 के राइट लिए तो कॉन्टिन्यूअस 0 ही बनाते हैं। आएगा। हाँ हाँ ऐसे लिखे, हम राइट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। तो राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब पॉइंट को उसके राइट हैंड लिमिट के साथ लिखते हैं। लेस देन इक्वल टू का मतलब है हम लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी की बात करें, पॉइंट को हम राइट कॉन्टिन्यूटी पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पीडीएफ हमेशा। 1 by 2, नेक्स्ट 1 by 8, यहाँ क्या लिखूं मैं, 1 by 8, 1 by 8, फिर 1 less than equals to 2, 1 by 2, फिर 2 less than equals to x less than 3, 7 by 8, ओके और x is equals to 3 या फिर x is less than equals to 3 के लिए 1।
X is greater लेस than देन equals 3 to या मोर 3. देन 3? Greater. हाँ 3 या 3 से ज्यादा कुछ भी ले लो, क्योंकि 4 भी ले लोगे तो 4 में मास तो है नहीं, तो 3 तक का ही ऐड होगा। ओके ठीक है, ये करेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन ये कैसे लिखा इन्होंने, तो हमने सीडीएफ जब डिस्कस किया होगा तब भी ये बताया होगा। देखिए एक्स का रेंज क्या है, एक्स या तो 0 वैल्यू ले सकता है, या 1 या 2 या 3। जब x 0 है तो उसमें मास 1/8 है, जब x 1 है तो मास 3/8 है, x 2 है तो मास 3/8 है, x 3 है तो 1/8। सर क्या होगा जब तुम सीडीएफ लिख रहे हो, मैं सिर्फ इजीली करके दिखाता हूँ। हम fx at 0 लिखते हैं मान लो, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको देखना है कि x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो बस 0 पे ही तो मास है, तो इसका मतलब सिर्फ x बराबर 0 वाला काउंट होगा। तो 0 तो कितना था 1/8। तो मैं समझा रहा हूँ, अगर तुम fx इक्वल टू 0.5 लिख के देख लो, अज्यूम करो, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू हाफ। सो ये हो जाएगा तुम्हारा सीडीएफ एट हाफ हो गया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या क्या वैल्यू, फिर से वही x बराबर 0 ही तो है, हाफ से छोटा में कौन सा x है, यहाँ पे x तो 0.13 है, तो 0 ही होगा, यहाँ पे 1/8 है। इसलिए लिखा जाता है कि 0 से 1 के बीच कुछ भी तुम ले लो, स्मॉल x को फिक्स कर दो 0 से 1 के बीच कुछ भी, क्योंकि वैल्यू तो सिर्फ 0 का ही मास है, बाकी तो क्या ही है, लेस देन इक्वल टू लोगे। सो व्हेन स्मॉल x लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 पे तो कोई पॉइंट पे मास है ही नहीं, 0 छोटे पे तो वो 0 है। जब है ना, इसका मतलब पता है तुम लोगों को कि ये है। और जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा इक्वल है, मतलब 0.5 है, 0.6 है, तो उस केस में बस 0 पे मास है, 0 वाला मास है। जब x हमने लिया, अज्यूम करो कि लाइक तुमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी, अगर मैं बात करता हूं कि CDF at 1 सपोज, so इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। अब तुम्हें बहुत सारे x काउंट करने जो 1 से छोटे हैं, तो 1 से छोटे में क्या 0 1 2 दोनों, मतलब 0 और 1 दोनों आ जाएगा। सो 0 और 1 दोनों आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी एट 0 1 दोनों ऐड हो जाएगा, तो 0 है ना, और आपका 0 और 1 वाला आ जाएगा, तो 1/8 और 3/8 सो आपका 1/2 आ गया, है ना। सो इस तरीके से, तो अब क्या है, अगर तुम CDF at 1.5 फाइंड कर रहे हो सपोज, सो x लेस देन इक्वल टू 1.5, इसका मतलब 1.5 से छोटा कोई भी x है काउंट करो, तो 0 ही 1 है, अब कोई है नहीं, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 1 2 ही थी, जो रेंज तुम्हें पहले से पता है, तो मास तो 0 1 पे ही है, तो वही आंसर आएगा, फिर से 1/2 आएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि x कोई भी 1 से 2 के बीच का ले लो, आंसर 1 ये ऐड होता जाता है, ये यहाँ ऐड होगा, ये लास्ट में 1 हो जाता है ना सीडीएफ में, कि वो वैल्यू ऐड हो जाती है। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू x लेना है, लास्ट मतलब माइनस इनफिनिटी से वहां तक, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सीडीएफ का मतलब है x माइनस इनफिनिटी से वहां x स्मॉल x तक जितने भी कैपिटल X की वैल्यू है उस पे मास को ऐड। सो आई होप दिस इज क्लियर। जो सीडीएफ लिखा गया है ये तुम्हें क्लियर है, क्योंकि अगर तुम कोई x ले रहे हो 2 से 3 के बीच, लाइक 2.5 फॉर एग्जांपल, सो 2.5, सो लाइक 2.5 पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2.5, सो कैपिटल X लेस देन स्मॉल x है 2.5, सो 2.5 से x की वैल्यू क्या क्या है, तो 0 1 2, तो 0 पे मास ऐड होगा, 1 पे मास ऐड होगा, 2 पे मास ऐड होगा, ऐड करो तो क्या आ जाएगा, जब तुम ऐड कर लोगे तुम्हारा आंसर है ना, 0 1 2 ऐड होकर 7/8 आ जाएगा। जब तुमने x को 3 या 3 से ज्यादा ले लिया, सपोज x को 4 ले लिया, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 से छोटा क्या क्या है, तो 0 1 2 3 4 लाइक दिस, इस तरह से सबके 4 तो है नहीं पॉसिबल, 0 1 2 3 ही है इस रेंज में, तो लाइक आंसर ऐड कर लो इन सबको, ओके, तो 1 आता है। एनीवे, तो ये आई होप ये क्लियर है। अभी किसी को क्लियर नहीं है तो पूछो क्वेश्चन, फिर और क्लियर होगा। सर CDF at 1 से एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। CDF at 1 x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो बताओ x की क्या क्या वैल्यूज हैं जो लेस देन इक्वल टू जिसमें मास है। CDF का रेंज क्या है, 0 1 2 3 हाँ, तो लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, या तो लेस देन 1 या इक्वल टू 1, तो क्या क्या वैल्यूज काउंट करेगा x, हाँ, तो 0 और 1, और 0 पे मास कितना है, PMF 0 पे यहाँ लिखा हुआ 1/8 हाँ, और 1 पे क्या है,
1/2 है ना। टोटल ऐड हो कितना हो गया? क्लियर हुआ प्रिंस? नो डाउट था ना? हाँ यस यस सर। हाँ तुम 1.5 ले कर लो, तुम्हें वो एक्स काउंट करना जो CDF का मतलब है लेस देन इक्वल टू दैट पॉइंट। तो मैंने कहा CDF एट 1, सो लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ है 0 1 दोनों आएगा, 0,1 है, इसको जाओ हटा के यहाँ लिख लो, 0 और 1 दोनों आ जाएगा, 0 और 1 दोनों आ। उससे पहले तो है नहीं, 0 से पहले कुछ नहीं है, और 1 तक ही लेना है तुम्हें। ओके, तो ये CDF इस तरह से लिखते हैं हम लोग कि लाइक जब लेस देन 0 है तो कोई मास नहीं होगा, जब 0 1 के बीच में स्मॉल एक्स आपने फिक्स किया है तो लाइक उस केस में 1/8 0 वाला मास आएगा। जब 1 से 2 के बीच में आपने लिया है तो 1/2 होगा। जब 2 से 3 के बीच में लिया है तो x 2 से 3 के बीच का लाइक 2.5 टाइप का। तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 2.5, तो x कैन टेक वैल्यू 0, कैपिटल X कैन टेक वैल्यू 0 और 1 और 2, इन तीनों पे मास ऐड कर, मास मतलब प्रोबेबिलिटी। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, करके देखो, इजीली हो जाएगा। जैसे तुमसे मैं पूछता, वो क्वेश्चन में अभी लिखा था ना, वो लिखा था कि लाइक एक क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू i k अपॉन 4 की पावर i। तो ये सॉल्व होके आ गया था 3/4 की पावर i फ्रॉम 1 टू डॉट डॉट डॉट। तुमसे अगर पूछा जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पूछा जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि, या चलो ऐसे CDF एट, तुमसे पूछ लेगा 10 बताओ, व्हाट इज द CDF एट 10 इस क्वेश्चन में। है ना, ये PMF है। यहाँ पूछ रहा हूँ CDF एट x इज इक्वल टू 10, जिसका नोटेशन ये होगा, स्मॉल x की वैल्यू दे दिया हमने 10। स्मॉल x for 10, not for x। कितना टाइम लगेगा भाई? Sir, 4 raised to 10 minus 1 upon 4 raised to 10. एक मिनट दोबारा बोलो। 4 raised to 10 minus 1 upon 4 raised to 10. ओके, So 0.9999 अच्छा यही है कैलकुलेटर से किया। ओके ओके, तो आपका ऑलमोस्ट यही आएगा। तो देख लेते हैं, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 10, यही मतलब हुआ ना इसका। तो प्रोबेबिलिटी एट 1 से स्टार्ट किया था मैंने, ओके, तो 1 ना प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2, 1 से स्टार्ट किया था ना, यहाँ 1 i से था, 1 से स्टार्ट डॉट डॉट डॉट। सो 1 पे है 3/4, 2 पे है 3/4 स्क्वायर, जैसे चलता रहेगा ना, कहाँ तक,
लास्ट है ना, इसका लास्ट है 10, सो 10 पे होगा 3/4 की पावर 10, ठीक है। सो जीपी में सम ऑफ n टर्म लगा लो, सम ऑफ n टर्म, यहाँ पे कितने टर्म है, 10 टर्म। सो 10 टर्म्स है, तो ए जीपी में क्या सम होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस, ये था ना सम ऑफ n टर्म। तो टर्म कितना है यहाँ पे, 10 टर्म है, तो a मतलब 3/4, r है 1/4, सो 1/4 की पावर n, n है 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस, r कितना है, r है 1/4। तो उल्टा भी कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है, ये मैंने कहा था ये फॉर्मूला वही है जो ये फॉर्मूला लगाओ या वो फॉर्मूला लगाओ, सेम बात है, मतलब कहने मतलब ये लिखो या a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, दोनों सेम बात है, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले लोगे तो दोनों सेम ही है, कोई भी लगा लो, वो बस माइनस माइनस कट जाता है, इसलिए तुम्हें लगता है उस तरह यूज कर सकते हो, 1 माइनस आर की पावर n, चेक करना कैलकुलेशन। सो क्या करना है, तो हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि 1/4 नॉइस होता है तो नेगेटिव नेगेटिव बाद में काटना पड़ेगा पॉइंट से, तो ऐसे ही हमने 3/4 इंटू 1 माइनस 1/4 की पावर 10 और इसके अपॉन में 3/4 है, तो ये कट गया, तो फाइनली आ गया 1 माइनस 1/4 की पावर 10। इसको सिंप्लीफाई का क्वेश्चन बताया है कि 4 की पावर 10 माइनस 1/4, तो कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आंसर, अगर डेसिमल में करेंगे तो यही आएगा, चेक कर लो। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल है, सीडीएफ का पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कुछ किया ऐसा करके, बाकी ऐसे भी तुम लिख सकते हो। अगर मान लो मुझे लिखना होता सीडीएफ ऑफ एक्स किसी क्वेश्चन में कि राइट सीडीएफ, तो मैं क्या लिखता, देखो प्रोबेबिलिटी, सीडीएफ का मतलब होता है एफ एक्स ऑफ एक्स, तो ये होता है कि जब एक्स तुम्हारा लेस देन 1 है तो उसको कोई मास तो है ही नहीं, जब एक्स मोर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है, तो सिर्फ 1 वाला मास काउंट होगा, तो 1 पे था 3/4, जब x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 1 वाला भी काउंट होगा और 2 वाला भी काउंट होगा, x इज 2 पॉइंट समथिंग, तो सीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x यहाँ कोई फिक्स नंबर होगा 2 और 3 के बीच का, सो लाइक 2.5, सो स्मॉल x 2.5 है, तो कैपिटल X की वैल्यू 2 तक जो भी है होगी, तो 1 2 दोनों, तो 1 पे 3/4 है, 2 पे 3/4 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे x मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4, तो यहाँ पे होगा 3/4 स्क्वायर 3/4 क्यूब, इस तरीके से डॉट 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 ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे ही डॉट 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 होता है, ठीक है। ओके, तो ये मतलब आगे जाके ना जब तुम्हारा वो तो चलता रहेगा, खत्म होगा नहीं इस तरीके से, तो इन जनरल तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका और है कि सीडीएफ को ना ऐसे भी लिख सकते, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी है ना x लेस देन इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू सम वैल्यू i, है ना, या यहाँ x लेस देन इक्वल टू x है ना, सो i की वैल्यू 1 से लेके x तक, ऐसे लिख सकते हो। इसको थोड़ा और वो लिखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समेशन i फ्रॉम 1 टू x एंड यहाँ हो जाएगा 3/4 की पावर i, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो जीपी के फॉर्मूले से, तो x के टर्म में कुछ आ जाएगा, चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो एंड देन यू फाइंड द सम ऑफ टू, है ना। सो इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, जैसे भी तुम्हें समझ आ रहा है, ओके, तो बता रहा हूँ, ये तो इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, है ना, या उसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँ आगे, तुम यहाँ 3/4 की पावर k कर दो, सॉरी 3/4 की पावर i, एंड i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके x तक, तो सम कर लो x टर्म का, तो ऐसे ही कुछ आ जाएगा यहाँ पे, बस यहाँ x आ जाएगा। अगर मैं पूरा सम कंप्लीट करूँ तो देखो इसको मैं नीचे कर दूँ, यहाँ पे करता हूँ, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, हम लोग निकाल रहे हैं सीडीएफ एट एक्स, एक्सप्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो होगा कि सम करना है ना, अब यहाँ पे कितना टर्म का, x टर्म का, लाइक ये हो जाएगा समेशन i फ्रॉम 1 टू x एंड 3/4 की पावर, इसको ओपन करोगे तो राइट 3/4 स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है 3/4 की पावर x, लाइक दिस, कितने टर्म है x नंबर ऑफ टर्म्स, तो a
अपॉन 1 माइनस आर आर पावर एक्स अपॉन 1 माइनस आर, ये और ये कट गया तो आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 4 पावर एक्स। इस तरीके से आ गया, तो ऐसे बोल दो है ना, ये डिस्क्रीट है, सो CDF एट x इज दिस 1 माइनस 1 अपॉन 4 की पावर एक्स, लाइक दिस। कब? जब x की वैल्यू है ना, जब x लेस देन 0, तो इसको मैं अगर एक साथ लिखना चाहूँ तो हम लोग ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि 0 है जब स्मॉल x लेस देन 0 है, एंड 1 माइनस 1 अपॉन 4 की पावर x है जब x क्या होगा, मोर देन 0 है। लेकिन यहाँ पे वो इंटीजर वाला लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यू कैन ट्राई समथिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करें, हमने x हमारा कोई रियल नंबर नहीं है ना, यहाँ पे x क्या हम ले सकते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। जैसा m के टर्म में तुम जा सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में, या अभी तुम इसको ऐसे मतलब कुछ ऐसे वही बात है, तो तुम्हें अगर लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो ऐसे प्रॉब्लम होगा, सो इट्स बेटर यू मे राइट इट लाइक कि x की वैल्यू जब 1 2 इस तरह से है तो ऐसा हो जाएगा, बस हो गया, इतना ही काफी है। तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है तुम्हें कि CDF उस पॉइंट पे जो भी आप पॉइंट रखो उस पर वैल्यू मिलती रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि या तुम यहाँ कर सकते हो ना, जैसे यहाँ पे अगर तुम्हें एम करना है n लेस देन x, मोर देन x, तो उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बेटर टू राइट है ना, मतलब ऐसे तुम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे x तुम्हें ध्यान रखना होगा कि x प्लीज है ना, x अगर मान लो मतलब अगर मान लो मैं 4.5 पे निकाल रहा हूँ तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4, तो उसकी ग्रेटेस्ट रियल फंक्शन वैल्यू लेनी होगी ना हमें। मैंने दिया 1 2 3, अगर किसी उस पॉइंट पे डेसिमल पॉइंट पे तुम अगर पूछोगे ना, जैसे ये बेटर वे होता है लिखने का ये, बट मैं बोल रहा हूँ अगर एक पॉइंट पे लिखना है तो कैसे लिखना चाहोगे, तो उस केस में यू में राइट n माइनस 1 टू n मोर देन n माइनस 1 लेस देन, पावर इन कर दो चाहो तो इन प्लस 1 ऐसे कर सकते, मतलब उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सो इट्स बेटर टू लीव इट इसको ऐसे करके, ये बेटर वे लिखने का, बुक में तुम्हें ऐसे मिलेगा, मतलब और भी तरीके हैं बट मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, सो ये ठीक है। ओके, सो इस तरीके से लिखो, ये काफी है, बाकी जैसे क्वेश्चन हमने किए पिछले क्वेश्चन में किया था हमने इस तरीके से, तो ऐसे लिखो। सर ये अभी क्या नीचे, बात कर रहा हूँ, सर ये ऊपर ये 3/4 की जगह 3 होना चाहिए ना? एक मिनट, वाई ए लिखा हुआ है मैंने, जीपी में आपका एन टर्म का सम क्या होता है, तो फिर सर नीचे आपने तो 1/4 किया है ना, 1 माइनस 1/4, उसको भी वो करना चाहिए आर इज 3/4। कॉमन रेशियो, नहीं, कॉमन रेशियो क्या है आपका यहाँ पे, जैसे चेक करना, हो सकता है मुझसे गलती हुई है, 1/4 है। हाँ मैं जैसे सोच रहा हूँ कि ए इंटू आर, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर की पावर n-1, ऐसा होता है ना जीपी में। यस सर। मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है, ए पहला टर्म है, ए आर दूसरा टर्म है, ए आर स्क्वायर तीसरा टर्म है, एंड ए आर की पावर n-1, ये n वाला टर्म होता है, इसको बोलते हैं A1 A2 और ये आपका AN है, और इसका सम जीपी में आता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, मैंने ये यूज किया, ठीक है। ओके, तो ठीक है, मतलब ये इस तरह से लिखना, या मैंने इसमें एक एक्सप्रेशन अगर ऐसा कहीं हो कि पर्टिकुलर x कोई इंटीजर है उस पे सीरियल बदल, मैं 10 पे पूछ लिया ऐसा ना, तो 10 पे पूछ लिया, यहाँ तुम 10 रख दो तो वही आंसर आएगा, अगर आप 10 रख दो यहाँ पे ना, इसमें x को 10 रख दो तो 1 माइनस 1/4 की पावर 10 जो यहाँ आया ना, तो डायरेक्ट आ जाएगा कोई पर्टिकुलर वैल्यू, वही आएगा तो सही। हाँ हाँ ना, वो x कोई पर्टिकुलर इंटीजर पे ऐसा डायरेक्टली यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पीएमएफ, अभी सीडीएफ की बात किया, अब फिर बात करते हैं मीन की, है ना, मीन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मीन इसी में साथ में वेरिएंस भी आ जाएगा, तो मीन एंड वेरिएंस दोनों बात, मीन
वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सब रिलेटेड है, ठीक है। इसका ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। चलो, तो मीन जो फंक्शन है उसको EX बोलते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन। सो यहाँ मीन जो लिखूंगा, सो मीन का मतलब दूसरा नाम है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी लिखेंगे, ठीक है। मीन एक्सपेक्टेशन सेम वर्ड होगा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं मीन ऑफ एक्स, तो इसका मतलब हो रहा है कि हम इसको डिनोट करते हैं EX, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। का डेफिनेशन होगा समेशन x इनटू प्रोबेबिलिटी एट x। अब x की जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से, ठीक है। ये तुम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, ये दूसरे तरीके से लिखे। सो दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम अगर चाहो कि PI इंटू XI, ऐसा भी था ना कि XI इंटू PI, ऐसे भी चलेगा। I की वैल्यू जो भी है 1 से इंफिनिटी में, ये भी XI इंटू PI का मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि XI, x की जो वैल्यू है ना, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू XI, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू XI, I फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, इस तरीके से, ओके। तो ये मीन का डेफिनेशन है। सिमिलरली तो मैंने EX डिफाइन किया इस तरीके से, कोई इसी पैटर्न पे EX स्क्वायर डिफाइन करो। तो समेशन x स्क्वायर p x इक्वल्स टू x। हाँ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल, ठीक है। यहाँ समेशन x पे ही होगा, या इसी को दूसरे तरीके से लिखना है तो XI स्क्वायर इंटू PI, ठीक है। PI वही PMF है, तो PI था वो PMF था, ठीक है। तो लाइक है ना, इसको मतलब ऐसे भी तुम लिख सकते हो समेशन XI स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट XI। PI का मतलब ये, ठीक है। I की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, x1 पहली वैल्यू, x2 दूसरी वैल्यू, इस तरह से बोल रहा हूँ, डिस्क्रीट है ना, तो तुम उसको लेबल कर सकते हो, ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से जो भी है इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जनरलाइज करूँ इसको, कोई भी एक फंक्शन है gx, उसका मीन निकालना है मुझे इसी पैटर्न पे, क्या होगा? Summation of gx into p of x. हाँ राइट, p ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, जो भी समेशन है, या वही बात है यहाँ पे लिखोगे तो समेशन, ये से XI स्क्वायर लिखा है, यहाँ लिखोगे आप g ऑफ XI इंटू PI, दूसरे तरीके से लिखोगे तो, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो समेशन GXI, जैसे GX x स्क्वायर होगा तो ऊपर वाला बन जाएगा, एंड इनटू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू XI, लाइक दिस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? रैंडम वेरिएबल इनटू में उसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा सोचो, हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए, जैसे x की n वैल्यू, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल है, सपोज इफ रेंज ऑफ x इज, मान लो ऐसा है 1 2 3 अप टू कैपिटल N या स्मॉल n, ये रेंज है, मतलब x बिलोंग्स टू दिस, ये रेंज है या सपोर्ट बोलो, ठीक है। एंड मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू, कोई स्मॉल x है 1/n, फॉर x कोई वैल्यू ले सकता है 1 2 3, किसी भी पॉइंट पे 1/n है। तो तुमसे मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज E ऑफ x, सब लोग बताओ। n कोई फिक्स नंबर हो सकता है, 10 5 100 कुछ भी जी। EX पूछ रहा हूँ, EX एक्सपेक्टेशन, उसका डेफिनेशन ऊपर है EX का, n plus 1 by 2. n plus 1 by 2. तो क्या होता है, सम डेफिनेशन के हिसाब से x की वैल्यू और अपॉन उस पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और x कहां से कहां तक, 1, यहाँ तो 1 से n तक है, इस तरीके से बोल दो। सो समेशन x फ्रॉम 1 से n, यहाँ पे x है और प्रोबेबिलिटी था 1/n, देखो तो क्या होगा, 1/n तो बाहर कर सकते हो, समेशन ऑफ x एंड x फ्रॉम 1 to n, इसको खोलना चाहो तो 1/n, ये हो गया 1 + 2 + डॉट 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 n, तो दिख रहा होगा एवरेज ही निकल रहा है इसका, वही एवरेज है ये, है ना, जो मीन वहां होता था। तुम लोग, तुम्हारे पास n नंबर है, n नंबर का मीन बताओ, एवरेज बताओ, वही तो हो रहा है, ऐड करके डिवाइड कर, क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, इसको हम यूनिफॉर्म बाद में बोलेंगे, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट है, तो इसीलिए। सो क्या होगा कि
यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ 1/n है, n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1/2, ठीक है। सिमिलरली EX स्क्वायर बताओ क्या आएगा। सर n+1 into 2n plus 1/6 sir. तो जैसे बाय डेफिनेशन x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एट x समेशन ओवर x, सो समेशन x स्क्वायर into 1/n, n from 1 to infinity, so 1/n summation x square and x from 1 से infinity, so 1/n n into n plus 2n plus 1/6, n कैंसिल हो गया, तो ठीक है, so n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, ओके। तो ये चलो इसका हो गया। किसी को डाउट है इसमें EX और EX स्क्वायर में? नो सर। ठीक है, ओके। जैसे हम लोग एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन था अभी आसान वाला बात करते हैं। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, बात किया था। तो x की हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ हिट्स, सो आपने देखा था x का सपोर्ट आया था 0 1 2 3, आपको PMF भी पता था सबको, x और px, तो 0 1 2 3, तो यहाँ 0 पे 1/8 था, 3/8 3/8 और 1/8, या इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे तो तुम्हें पता है, हमने लिखा था दिस, सो 1/8 3/8 3/8 1/8, जब x 0 1 2 x बराबर 3, इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है अब, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बताओ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, मीन बताओ, इसका मीन क्या होगा, व्हाट इज EX and what is Sir, EX 3/2 square? 0.5. Okay, 3/2 EX square, थ्री। 3. दोनों सेम बात है ना, ये और ये बोथ आर सेम थिंग, वो बस अलग अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है ना, ये बहुत इजी है। लाइक EX कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू इनटू में उसकी प्रोबेबिलिटी, 0 इंटू 1/8 1 इंटू 3/8, ये सब क्लास 12th में भी था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उन लोगों को पता है जिन्होंने अभी 11 12 12 रिवाइज की है, 12th वाली प्रोबेबिलिटी, ये 12th में था ये सब चीजें। तो है ना, यहाँ से आ गया, कितना आ गया जी, 6 + 3 9 + 3 12/8 3/2। हाँ, सिमिलरली EX स्क्वायर है आपका, तो 0 स्क्वायर इंटू 1/8, 1 स्क्वायर इंटू 3/8, 2 स्क्वायर इंटू 3/8, 3 स्क्वायर इंटू 1/8, क्या कर रहे हैं, x का स्क्वायर इंटू PX, तो इसको ऐसे ही ऐड कर लोगे तो यहाँ हो गया 9 9 3 9, अब 12 12 + 9 21 21 + 3 24/8, ना, फाइन। तो इस तरीके से अब क्या होता है, वेरिएंस को अगर मैं डिफाइन करूं, सो वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। सो वेरिएंस का डेफिनेशन है, इसका नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर, और इसका डेफिनेशन ये है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर, जहां म्यू मैं बात कर रहा हूँ, EX को नाम दे रहा हूँ मीन, ठीक है। सो योर म्यू इज म्यू x, तो ये डेफिनेशन है वेरिएंस का, है ना। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि म्यू का मतलब है मीन ऑफ x या एक्सपेक्टेशन ऑफ x,
एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर है, इसको बोलते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। और सिग्मा एक्स को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो अगर तुम्हें वेरिएंस पता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा ना। वेरिएंस ऑफ एक्स का शॉर्ट फॉर्म है, वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये इसका डेफिनेशन है। अब इसको तुम ओपन करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, इससे भी कर सकते हैं। ये मीन है इस क्वांटिटी का, है ना, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, ऐसे ही बोलते हैं ना इसको। सो अभी क्या है, इसको अगर ओपन करूंगा मैं, जैसे देखो वेरिएंस हम लिख रहे हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। इसको जरा ओपन करते हैं। सो ओपन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कुछ पहले रिमार्क लिख देता हूँ, फिर इसको मैं ओपन करता हूँ। तो रिमार्क में क्या है कि एक्सपेक्टेशन कुछ प्रॉपर्टीज है। रिमार्क में जो लिख रहा हूं मैं, रिमार्क प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो पहला है ई ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरा है ई ऑफ, मान लो ऐसा हो गया ए एक्स इज इक्वल टू ए टाइम ई ऑफ एक्स, ए कांस्टेंट है वहां पे। तीसरा इन दोनों को कंबाइन कर दे तो मान लो ए एक्स प्लस बी है, सिंपली हो जाएगा ए टाइम ई एक्स प्लस बी। इन सबको प्रूव किया जा सकता है उसके डेफिनेशन से। ई एक्स का डेफिनेशन क्या था? समेशन एक्स टाइम प्रोबेबिलिटी एट एक्स, डेफिनेशन से सब प्रूव हो जाए। तो फोर्थ थिंग, मेनली इसी की जरूरत है। यस, इन तीन से यहाँ काम हो जाएगा। देख लो ध्यान से, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है। तो इसको ओपन कर लो, तो यहाँ हो गया। अच्छा, जैसे अगर अलग अलग रैंडम वेरिएबल है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, तो बिना किसी कंडीशन के तुम इसको स्प्लिट कर सकते हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ से गया ई एक्स स्क्वायर प्लस ई म्यू स्क्वायर माइनस ई ऑफ 2 म्यू एक्स मीन में। सो सिंप्लीफाई कर लो, तो ई एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, म्यू इज अ कांस्टेंट, मीन हमेशा एक नंबर होगा, कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट, 2 म्यू कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन एक्स लग जाएगा। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स रैंडम वेरिएबल यहाँ पे, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का नाम क्या है? दूसरा नाम म्यू ही है, तो म्यू रख दो उसको। तो फाइनल क्या हुआ, इसको म्यू रख दोगे तो 2 म्यू इंटू म्यू, 2 म्यू स्क्वायर। सो फाइनल आ गया ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों मिलके, ठीक है। ई एक्स इज म्यू स्क्वायर ओनली, तो म्यू इंटू म्यू, म्यू स्क्वायर, तो ये हो गया। तो फाइनल क्या आ गया? वेरिएंस ऑफ एक्स का दूसरा फॉर्मूला ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, या ऐसा बोलो ई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है यहाँ पे, माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पूरा ई एक्स ब्रैकेट में, ठीक है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस हो गया। तो जब ई एक्स स्क्वायर निकाल लिए, ई एक्स का होल मीन पता है, मतलब ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर दोनों पता है, तो वेरिएंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी में देखो, बोल देता है वेरिएंस ऑफ एक्स बताओ, हमें डेफिनेशन पता है, मतलब एज अ रिजल्ट इसको यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, होल स्क्वायर। सो ई एक्स स्क्वायर था 3 माइनस 3/2 का स्क्वायर, सो 3 माइनस 9/4, सो 3/4, ठीक है। फाइन, तो यहाँ वेरिएंस आया था, बाकी हर में सब में आ जाएगा, इसमें भी निकाल लोगे। ई एक्स स्क्वायर पता है, ये पता है, तो वेरिएंस भी आ जाएगा। ओके, तो अभी अब मैं वापस उस क्वेश्चन पे चलता हूँ जो मैं दिखा रहा था। अभी कोई डाउट है अभी क्या क्या डिस्कस किया हमने? अभी टाइम तो हमारे पास है ना, तो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? आज डिस्कस किया हमने रैंडम वेरिएबल थोड़ा सा डेफिनेशन, फिर हमने देखा कि लाइक डिस्क्रीट क्या है, डेफिनेशन डिस्क्रीट हो गया। फिर हमने देखा पीएमएफ क्या है, सीडीएफ क्या है। देन हम डिस्कस कर रहे थे मीन, वेरिएंस। वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और नहीं है ना, वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट इसका स्क्वायर रूट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नया नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, तो ये सब अभी हमने डिस्क्रीट केस में देखा है। वो क्वेश्चन करके देखो, अब मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ। कुछ डाउट है तो बताओ अभी तक इसमें, अदरवाइज करो। ये 6 क्वेश्चन करो, अब बताओ 6 का आंसर।
सर 1/12 आ रहा है सर। हेलो। हाँ ए ऑप्शन आ रहा है। हाँ सर। ओके व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. Option A is correct. ओके सो तुम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो अब मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग। यू जस्ट नोट इट डाउन। पहले तुम्हें सी डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद तो आ जाएगा। दो कंडीशन भी है तो आ जाएगा। देखो इजी क्वेश्चन है, मतलब लाइक पीएमएफ बेस्ड है, ईएक्स पूछा है। सो 2 पर्सन्स है ना, 2 लोगों का आंसर आया, विनायक और ओके। बाकी लोगों का भी आया क्या? अयुब आ गया होगा। हाँ सर 1/12 है। ओके ज्यादातर लोगों का हो गया होगा। ओके सो क्वेश्चन नंबर इज 6 जैम 2019। ठीक है, तो क्वेश्चन ये, मैं ऐसे फॉर्म में पीएमएफ लिख देता हूँ इसी फॉर्म में।
एक्स और पी एक्स। जैसे उसमें ऐसे तो नहीं लिखा था, मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ उससे थोड़ा सॉल्व करने में आसान। तो एक्स की वैल्यूज है -2, -1, 0, 1, उसके बाद अदरवाइज में 0 है तो नहीं लिखा। तो -2 पे मार्क्स कितना है, तो -2 में ध्यान से देखा होगा तो ये था -2c अपॉन n। अच्छा n तो यहाँ क्या है, -2 है, तो ये -2 अपॉन, समझ रहे तुम लोग क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसा था, मैं दो तरह से लिख देता हूँ। तो -2 रख देंगे, n तो -2 है, तो आ जाएगा ये c। ये c आ जाएगा इस पे, n को -1 रखोगे तो 2c आ जाएगा। 0 पे है d, 1 पे है c और उस पे है 2c। ऐसा है, इस तरह से है ना, थोड़ा आसान लग रहा होगा देखने में यहाँ से। और या इसी को मैं दूसरा तरीका देखूँ तो उसमें उन्हें ऐसे लिखा था, मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू n को बुक में ऐसा लिखा है, तो मैं अलग अलग करके, n जब -2 है तो क्या है, -1 है तो क्या है, 0 है तो क्या है, 1 है तो क्या है, 2 है तो क्या है, ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो n जब -2 है तो फिर से वही c है। ओके, फिर यहाँ वही बात है 2c, जैसे भी तुम्हें समझ आ रहा है, दोनों एक ही चीज में लिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है। d है, यहाँ c है, यहाँ 2c है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले तो एक तो ये पीएमएफ है, तो इन सब का सम 1 होना चाहिए हर पॉइंट पर। हम जानते हैं ना, समेशन ऑफ पी आई इज 1। आई जो भी पॉसिबल वैल्यू यहाँ से है ना, जो भी है आई की वैल्यू, तो समेशन पी आई 1 है। तो इस केस में कर लो, c प्लस 2c प्लस d प्लस c प्लस 2c इज 1। सो 6c प्लस d, राइट, 1। पहला इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। सो दिस इज 3/4। सो mod x का मतलब हो गया कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच है, इक्वल टू लगा हुआ है 3/4। तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी एट -1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट -1, सो -1, 0, 1, इन तीनों का मिला के 3/4 है। सो ये आएगा -1 पे क्या है, सो इट इज वैल्यू एट -1। तो देख लो यहाँ से ना, -1 पे था 2c, सो 2 टाइम्स c d, 1 पे क्या है, 1 पे c है, सो c दिस इज 3/4। यहाँ से क्या आ गया, 3c प्लस d इज इक्वल टू 3/4। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सो है ना, तो उससे cd आ जाएगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंप्लाइज, सब्ट्रैक्ट कर लो, 3c इज इक्वल टू 1/4, तो c इज इक्वल टू 1/12। चेक कर लेना, मैंने सही कैलकुलेशन किया ना। ठीक है, तो उसके बाद अब डी की जरूरत है क्या, तो डी की जरूरत ऐसे तो मीन में है ही नहीं है ना, डी निकालो तो भी सही है, नहीं निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे डी तुम निकाल लोगे, तुम्हारा ये 1/2 है ना, इसमें पुट कर दो सी की बात, तो ये 1/2 आ गया। तो इस तरीके से आंसर। तो अभी तो ये आया, अब क्वेश्चन ये था मीन क्या है, तो ठीक है, मीन क्या है तुम्हें पता ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो क्या था, समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स। तो जैसे -2 है तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या थी, सो -2 पे प्रोबेबिलिटी चेक कर लो, दैट वाज सी। फिर -1 जब एक्स की वैल्यू 2c है, फिर 0 पे d है, 1 पे c था और 2 पे 2c है। ओके, तो ठीक से करो तो -2c प्लस 0 प्लस c प्लस 4 टाइम्स, सो -4c प्लस c का आंसर c आ गया। c की वैल्यू कितनी है, 1/2। फाइन, तो ये था समझाते हुए, देख लो अगर डाउट है अभी भी तो। क्लियर हो गया जी, क्या किसी को डाउट है इसमें। किसी को डाउट नहीं है ना, या है तो बताओ अभी भी कुछ पूछना है तो।
ओके चलो, सो अगर डाउट नहीं है चलो, क्वेश्चन ये था, मैंने अलग अलग कर दिया था कि लाइक n को तुम -2 रख दोगे तो ये तुम्हारा -2c अपॉन है ना, c हो जाएगा तुम्हारा 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, पर देखता हूँ और कोई है इस टाइप का, करो ट्राई करो, ये भी हो जाएगा। 58 करो अभी। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हो, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के भी हो जाएगा। बताओ, ये तुम यू कैन अज्यूम इट लाइक ये gx है, ये मान लो gx है, मैंने कहा था ना एक्सपेक्टेशन ऑफ gx क्या होता है, तो ये अज्यूम करो ये gx है, दिस इज g ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, मैक्सिमम ऑफ x 5 है, मतलब इसका मतलब हुआ x और 5 में जो ज्यादा होगा वो आंसर बाहर निकल जाएगा। x और 5 दो नंबर है, तो x और 5 में से जो ज्यादा जब होगा उस केस में वो वाला आंसर होगा इसका फाइनल। और x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से 10 करके देखो, ट्राई करो, बताओ क्या आंसर है। 2 मार्क्स का है और 21 साल आया हुआ है, जैन 2018 में। सो ट्राई 58 नंबर क्वेश्चन। So 6.5. ओके 6.5, क्या बाकी लोग अभी यही आ रहा है? चलो 6.5 से 6.5 6. ओके। दो लोगों का 6.5 है, व्हाट अबाउट एनी अदर थर्ड पर्सन? Yes, sir. 6.5. ओके 3%, फोर्थ वन 6.5। सबका वही आ रहा है, तो इसमें करेक्ट ही होगा। देखो सो so this is question number 58 Jan 2018 है ना, तो इतना भी मुश्किल नहीं है, राइट। तो अब ये क्या है हमारे पास, हमने हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n, इस पे प्रोबेबिलिटी 1/10 है जब n की वैल्यू 1 2 अप टू 10 तक वैल्यू है, जीरो अदरवाइज, ये वही बात कि बाकी कोई नंबर है तो जीरो है, मतलब n की कुछ और वैल्यू है तो जीरो है। सो अब तुमसे पूछा गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ, तो मैं पहले एक फॉर्मूला पूछता हूँ तुम लोगों से, एक्सपेक्टेशन ऑफ gx, हमने ये लिखा था तब भी। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ gx? कोई डेफिनेशन बताओ जो मैंने वहां लिखा था। Summation of प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ gx into probability of x. हाँ gx इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, क्योंकि डिस्क्रीट है और x की जो भी वैल्यू है उस पे समेशन हो जाएगा, x की जो, ये डेफिनेशन था हमारे क्वेश्चन में आते। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी, हमें पूछा है क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ x कॉमा 5, ठीक है, ये फंक्शन है, ये gx मिलेगा ये, तो हम ऐसे लिखेंगे कि मैक्सिमम ऑफ x कॉमा 5, ये gx की जगह आया, इनटू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू x, और x की वैल्यू यहाँ है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, या n के टर्म में उन्होंने लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तो अगर n भी लिख दोगे नो प्रॉब्लम। तो अभी करते हैं समेशन मैक्सिमम ऑफ, है ना, जो भी तुम्हें लिखना है, x के टर्म में लिखना है x में लिखो, n में लिखना है n में लिखो, सब टू यू, ठीक है। तो मैं अभी x में लिखता हूँ, ये था 1/10 और x की वैल्यू है 1 से लेके, नहीं यहाँ तो मैं स्मॉल x लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो स्मॉल x, 5 है,
सो 1 से 10 तक होगा, या n लिखना है n लिख सकते हो, n कॉमा n, यहाँ भी नो प्रॉब्लम। अब देखो जब x की वैल्यू 1 है, ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम ऑफ 1,5 क्या है, ये थोड़ा सा थोड़ा सा और आसान बना देते, 1/10 को बाहर कर लो, तो 1/10 पहले बाहर कर लो, क्योंकि समेशन तो x पे है ना, तो x वाले टर्म बाहर नहीं आएगा, तो मैक्सिमम ऑफ x, 5। अब ये बचा बस फंक्शन में यहाँ पे, तो अब क्या है, चलो अब ओपन करते हैं, सो 1/10 एज इट इज, अब उसको ओपन करते हैं। जब x 1 है तो मैक्सिमम ऑफ 1,5 क्या होगा, 5 5, 1/5 में कौन सा मैक्सिमम, 5, ओके, x को 2 रखते हैं तो 5, x को 3 रखते हैं तो x को 4 रखेंगे 5, और x को 5 रखेंगे तो 5 तो भी 5, x को 6 रखने पे 6 6 आएगा ना, क्योंकि 6 5 में मैक्सिमम कौन है 6, x को 7 रखने पे 7 7 7, x को 8 रखने पे 9 10 तक ही जाना, बस हो गया, कर लो कैलकुलेटर। सो है ना, ये हो गया, ये तो 25 हो गया तुम्हारा, और इसको क्या ऐड कर लो अब, 40 कितना है, 40 से ये 40 इतना, यस सर 6.5 65 अपॉन 10, 6.5, ठीक है, तो ये सबने कर लिया होगा, इजी था, बस मैंने कहा ये फॉर्मूला यूज करना जो फॉर्मूला था। ऐसे मीन का एक और डेफिनेशन जो मैंने बताया नहीं तुम्हें, जैसे मीन मैंने बताया था, तो मीन यूजिंग CDF, तो ये कॉन्सेप्ट में बताया, तो मीन यूजिंग CDF ये होता है। तो इसका क्या प्रॉपर्टी है कि लाइक तुमने अभी मीन क्या पढ़ा है, तुमने मीन पढ़ा है समेशन x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x ना, x की जो भी वैल्यू है, तो यहाँ ये होता है कि इफ x इज नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, सो नॉन नेगेटिव का मतलब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि सपोर्ट मोर देन 0 होना चाहिए, मतलब x मोर देन 0 ही सपोर्ट होगा, या रेंज, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल होना चाहिए। देन उस केस में Ex का एक डेफिनेशन है जो तुमने लिख रखा है, x प्रोबेबिलिटी x एट x, है ना, x की वैल्यू जो भी 0 से इनफिनिटी तक होगी। दूसरा है इंटीग्रेशन 1 माइनस CDF ऑफ x dx, और यहाँ इंटीग्रेशन करना है तुम्हें 0 से इनफिनिटी, ये CDF है x का, जो भी x तुम्हारा रैंडम वेरिएबल है, दिस इज CDF। इनफैक्ट ये फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस में वैलिड है, डिस्क्रीट में वैलिड है, मिक्स में वैलिड है, ठीक है, तो इससे भी कोई क्वेश्चन करेंगे सेम आंसर है। मैं एक एग्जांपल करके दिखा दूंगा, पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसको एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ तुम्हें। जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में काम कर रहे थे, यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इसका क्या था, PMF था। अगर मैं इसका CDF लिखता तो क्या होता, सो टाइम है कि खत्म हो गया, टाइम भी हो गया ना, कोई नहीं, इसको अभी नेक्स्ट क्लास में मैं एग्जांपल देके बता दूंगा, मतलब जब मैं कराऊंगा ये फॉर्मूला भी दोबारा कराऊंगा, ये फॉर्मूला बार बार आएगा, ये फॉर्मूला तब भी आगे जब कंटिन्यूअस कराऊंगा, ये तब भी आगे जब मिक्स कराऊंगा, क्योंकि ये तीनों के लिए वैलिड है, सेम फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको मैं तब करेंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं, तो 5-10 मिनट और लूंगा, क्योंकि लेट स्टार्ट किया था, सो जस्ट चेक और क्वेश्चन था क्या जो जानने आए। तो हम लोग देख रहे थे, ये क्वेश्चन किया हमने अभी 58 वाला, ये 6 रैंडम वेरिएबल, ये मल्टी वेरिएट होगा, तो बाद में करेंगे इसको, ना सही मुश्किल नहीं है, कोई कह रहा है कि 6 नंबर का सम 6 का होगा, तो केसेस में बाद में, ये जॉइंट है, ये तुम्हारा टेस्टिंग, ये भी टेस्टिंग, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट, एस्टिमेशन, जॉइंट, ठीक है, तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है। एमएलई, तो किसी का माइक अनम्यूटेड है, ठीक है, ओके, तो अब क्या है, देखता हूँ कोई क्वेश्चन है क्या अभी करने का,
दिस यू कैन डू। अच्छा यहाँ MGF नहीं पढ़ा है, के निकाल सकते ना, चलो मुझे कोई के निकाल के बताओ। अभी क्वेश्चन ये है बस के बताओ, ये नहीं कि MGF अभी पढ़ाया नहीं मैंने, MGF से पढ़ाऊंगा तो में। अभी तुम के निकाल के बताओ जिसमें के क्या हो, फिर जब तुम सॉल्व करोगे तो के निकालना पड़ेगा। तो Jan 2015 का है, तो यू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के इस क्वेश्चन में। Sir, 1/2 power n, sir. 1/2 power n. की पावर n। ओके, सो व्हाट वर द अदर्स, चेक करो। किसी और का आंसर है? सेम आ रहा है सबका? ओके, सो ठीक है, मैं कर देता हूँ, फिर क्लास खत्म करते हैं इसको। सो एक तो मुश्किल नहीं है ना, क्या करोगे, हमें PMF की डेफिनेशन यूज करना है। तो नॉन नेगेटिव ऑलरेडी है, के टाइम NCX है, जो ओपन करोगे तो लाइक के टाइम NC1 NC0 प्लस NC1 प्लस NC2। तो ये सबको पता है, तुमने सबको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है। सो लाइक this you all know that कि क्वेश्चन नंबर ये था 4 Jan 2015, पार्शियल पार्ट है, जब MGF पढ़ाएंगे तो उसमें करना बाकी। तो अभी प्रोबेबिलिटी है ना, जो लोग सेकंड बैच में भी ज्वाइन करते हैं तो वो ट्राई कर सकते हो, इसका आंसर क्या होगा। NCX है ना, और x की वैल्यू 0 से लेके n तक हो सकती है। तो हमारा है समेशन प्रोबेबिलिटी एट x फ्रॉम 0 to n, दिस शुड बी 1 बाय डेफिनेशन ऑफ PMF। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ PMF ये हो जाएगा समेशन k टाइम NCX x 0 से n इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करना है, सो नाउ यू हैव टू डू व्हाट, के बाहर, अब इसको ओपन कर लो ना, तो क्या हो जाता है तुम्हें पता होगा कि NC1 प्लस NC0 NC1 NC2 और NCN इज इक्वल टू 1। तो जैसे वो बता रहा था के टाइम क्या होता है, NC0 से लेके NCN तक का सम 2 raised to n। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो 1 प्लस 1 की पावर n हो जाएगी। तो 2 की पावर n होती है, बाइनोमियल थ्योरम से तुम डिराइव कर पाओगे। सो 2 की पावर n इज 1, और इस बैच में शुरू में मैंने बताया भी था ये फॉर्मूला यूज होगा। सो 1/2 की पावर n, सो दिस k इज 1/2। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा, बाद में फिर MGF निकलेगा। ओके फाइन, किसी को डाउट है इसमें? ये PMF सर आपने ये फॉर्मूला बताया था जी शुरू के क्लास में, फर्स्ट N0 क्लास में। N1 N। ये इसका मतलब है NCR, और ये आप लोग जानते हो, ये जानते हो ना आप लोग, NCR पता है ना। और तुम लोग क्या जानते हो, ये फॉर्मूला प्रूव भी कर देता हूं मैं। तुम लोग क्या जानते हो कि NCR A की पावर R B की पावर n माइनस R एंड R की वैल्यू 0 से n है। सो व्हाट इज दिस इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1, sir. A plus B नहीं, to the power n। 1 थोड़ी, हाँ A प्लस B की पावर n, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, A को 1 रख दो, B को 1 रख दो, A को 1 B को 1, सो 1 प्लस 1 की पावर n। तो क्या हो गया ये
समेशन NCR R फ्रॉम 0 से n इज इक्वल टू 2 की पावर, ये तो फॉर्मूला है, इसको थोड़ा ठीक से लिख दो। तो समेशन n चूज R फ्रॉम 0 से n इज 2 की पावर n। क्या ही फर्क पड़ता है, तुम r की जगह x लिख दो, समेशन NCX, क्या ही फर्क पड़ता है, डमी वेरिएबल है 2 की पावर n, ये तो यूज किया मैंने वहां। ठीक है, ये सेम नोटेशन है ना, ये और ये सेम बात, नोटेशन NCR को इस फॉर्म में लिखा जाता है। सो अभी ये प्रूफ ही कर दिया मैंने ऐसे, तो ये मैंने वहां यूज किया, हमने यहाँ पे इस समेशन को, है ना। तो हम क्या जानते हैं, इसका मतलब है NC0 NC1 NCN 2 की पावर है। ये फर्स्ट क्लास में कराया होगा, चेक करना नोट्स या वीडियो जाके देखना। ओके, आई थिंक कर लिया हमने, फिर भी एक दो क्वेश्चन देखता हूँ, अगर और मिल जाता है तो, वरना इसको खत्म करते हैं। तो आज हमने डिस्क्रीट डिस्कस किया है, दिस यू कैन ट्राई, बट ये बेस थ्योरम पे है 20 का ए, नॉट बेस थ्योरम, आई थिंक बेस थ्योरम या टोटल बेस थ्योरम होगा, हाँ क्योंकि जीवन है ना, तो बेस थ्योरम पे है ये। अब यहाँ PMF भी यूज कर लिया इन्होंने, और बेस थ्योरम भी साथ में यूज कर लिया, दोनों एक साथ। 20 का ए करके देखो। अभी क्वेश्चन है क्या, ये होगा नहीं अभी, वापस। चलो तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, बाकी में सारे देख लिए। तो ये 20A इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। चलो होमवर्क पर रख लो, ठीक है, इसको करके आना नेक्स्ट क्लास, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। और ये ऐसे बता दूं मैं, किस साल का है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं 14 से पहले वाला है। सर कितना नंबर क्वेश्चन है, 20। सर जैसे ये क्वेश्चन 9 मार्क्स का था, तो अब तो नहीं आते ना 9 मार्क्स के? नहीं नहीं, वो सब्जेक्टिव तब आते थे, तब पहले एग्जाम में सिर्फ 29 क्वेश्चन आते थे, टाइम 2012 का है, बट प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर लो। लेंथ पे भी डिपेंड करता होगा कि तब मतलब राइट ज्यादा मार्क्स ले। एग्जैक्टली, पहले लेंथी क्वेश्चन आते थे बिकॉज ऑफ सिर्फ 29 क्वेश्चन उसमें होता था, 10 या 14 10 या 15, वो डिफरेंट ईयर में डिफरेंट पैटर्न का है। सो कभी 10 कभी 15 रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बाकी 10-15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे। तो इतने आते थे, 3 घंटे में करना होता, लेंथ भी ज्यादा होता था, अब लेंथ कम है, लेकिन अभी हम कर लेते हैं कि जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। हमारा क्वेश्चन अभी जो है उनको ही पता है 3 घंटा है 60 क्वेश्चन, तो लेंथ उसके हिसाब से क्वेश्चन का होता है कि इतना टाइम टेकिंग उसके हिसाब से होता है। ठीक है, फिर भी अभी तुम सॉल्व करना जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। सर कुछ बुक में से भी सॉल्व करना है? बुक से पूछ रहे ना, तो बुक में देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, रोहैती में जाना, जो रोहैती फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा टॉपिक, वो एग्जांपल एक्सरसाइज साथ कर लेना। जो साहू वाले कर रहे हैं उसमें देखना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टॉपिक, और रैंडम वेरिएबल चैप्टर में डिस्क्रीट वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे ट्राई करना, डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछना शुरू नहीं।
तो जो चल रहा है टॉपिक, करेंट टॉपिक, तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी हमने रैंडम वेरिएबल किया डेफिनेशन, सीडीएफ किया है, डिस्क्रीट कैश बेसिस और ऐसे सीडीएफ हमने इन जनरल किया है। फिर हमने आज किया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं यू जस्ट ट्राई एग्जांपल एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट, और कुछ लगता है मिसिंग है तो तुम पूछो, ठीक है। कल पूछना नेक्स्ट क्लास में। बट हाँ तुम देख लो, बुक मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि मेरा बुक लास्ट क्लास में मम्मी ने रूम टेस्ट क्लास लिया था कल, तो मैं उधर मेरा पड़ा हुआ है, तो आज आने मेरे पास बुक। सो देख लेना साहू में जो भी बुक फॉलो करो, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो भी प्रॉब्लम है ट्राई करो, एग्जांपल एक्सरसाइज डाउट हो पूछना नहीं पड़ता। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir.